नमस्कार साथियों, आप सबों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सबों की कल्पना रहती है कि हमारे यहाँ व्यवसाय बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, स्वरोजगार बढ़े, ताकि जो युवा वर्ग है या जो आधी आबादी जिसको कहते हैं नारी महिलाओं की आबादी है, उन सबों का आर्थिक दृष्टि से उन्नयन हो, उन्नति हो। और इस प्रक्रिया में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और होनी भी चाहिए। बैंकों को जन सुलभ होना चाहिए। बैंकों को जन सुलभ इस मामले में नहीं होना चाहिए कि केवल मास लेवल से पैसा अपने यहाँ जो है सो जमा करें, इसके लिए जन सुलभ नहीं होना चाहिए, बल्कि बैंकों को जो है इस लचीली प्रक्रिया के तहत अपने आप को ढाल लेना होगा कि सही व्यक्ति की पहचान कर करके सही उपयोगिता के आधार पर आर्थिक उन्नयन में भी जो है सो इनकी भूमिका हो। अब कैसे हो? आप अगर किसी बैंक के सन्निकट जाते हैं या बैंक की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो लोन मिलना इतना कठिन काम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और कठिन किसके लिए है? कठिन आम जनता के लिए है, जो जन सामान्य है उसके लिए कठिन है। अब आप सोचिए, पूरे भारत में 6.68% लोग ही आईटीआर फाइल करते हैं, पूरी आबादी के। अब आपके यहाँ आईटी लोन लेने के लिए अगर आप जाइए, आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया के लोन की अगर आवश्यकता है, तो कहेगा कि आईटीआर देना होगा। पूरे भारत में मान लिया जाए कि 6.68% ही आईटीआर फाइलिंग होती है, तो बाकी की आबादी को क्या लोन नहीं मिलेगा? बाकी की आबादी तो लोन की इस प्रक्रिया से बाहर हो गई। चलो, बहुत अच्छी बात। आपने अपने बैंक को सुरक्षित करने के लिए जो है सो एक नियम आपने अप्लाई किया और आप केवल आईटीआर फाइल करने वाले को ही देंगे, यानी कि लगभग 6 करोड़ 7 करोड़ 6.6% मतलब कि कितना हो गया, वही 6-7 करोड़ लोगों के बीच में आप रहेंगे। बहुत बढ़िया बात है। बाकी सब से केवल आपको आपका काम है कि बाकी सारे लोगों से आप पैसा लेंगे और अपने यहाँ जमा करेंगे, यही आपकी भूमिका होगी। अच्छी बात है। तो जब यही भूमिका आपकी होगी और आपने बहुत पारदर्शिता के साथ जो है सारा फैसिलिटी को देखने के बाद आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस आपने देख लिया, इनकम प्रूफ का फाइलिंग का प्रोसेस आपने देख लिया, और तब दिसंबर 2024 में जो संसद में बताया गया कि 3,16,000 करोड़ रुपया जो है बैंकों के, सरकारी बैंकों के एनपीए हुए। एनपीए का मतलब जो है, शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कितना? 3,16,000 करोड़। कैसे डूब गए? आप आम आदमी को दे नहीं रहे हो। आपको चाहिए आईटीआर फाइलिंग, आपको चाहिए इनकम प्रूफ। फिर ये 3,16,000 करोड़ रुपए डूबे कैसे? इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? और इस डूबे हुए पैसों में, इस एनपीए के रकम में जो है, आपका आश्चर्य होगा कि केवल 580 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें से प्रत्येक के पास लगभग 50 करोड़ रुपया का बकाया है। 580 लोगों की 3,16,000 करोड़ के बकाया राशि में जो एनपीए घोषित हो चुका है,
उसमें 580 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन पर एवरेज लगभग 50 करोड़ से ऊपर का बकाया है, एवरेज प्रति व्यक्ति। तो इन 580 लोगों को आपने किस तराजू पर तोला, मैं सरकारी बैंकों से पूछना चाहता हूं। आईटीआर न फाइल करने वाले लोग आपके आपके आर्थिक कार्यक्रम के सहभागी नहीं हो सकते, आप उनके आर्थिक उन्नयन के कार्यक्रम के सहभागी नहीं हो सकते। आपको केवल उनसे पैसा जमा करके अपने बैंक में रखना है, और आप इन 580 के लोगों के बीच में आप बांट कर करके आज शो कीजिएगा कि मेरा 3,16,000 करोड़ रुपया जो है तो बाकी डूब गया, एनपीए हो गया। आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जिस इन 580 लोगों पर, जैसे कि आप जिनके ऊपर आपका 50 करोड़ से ऊपर का बकाया था? और इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? 140 करोड़ के देश में आप 580 लोगों के लिए बने हैं? या कौन सी बैंकिंग प्रणाली है, या कौन सी बैंकिंग व्यवस्था है? कई बार जो है बिहार में यह चर्चा निकली है सरकार के साथ में, जो है कि आपको जमा और लोन के माने उसका जो अनुपात होना चाहिए, जो रेशियो है, उसका पालन करना चाहिए। आप स्क्रूटनी का एक ऐसा लेवल जो सो बना देते हैं जिसमें कि जो सो कि वह आम आदमी आपके यहाँ अपीयर नहीं हो, आपके यहाँ अपीयर वही लोग हों जो आपके मन माफिक हों। तो जब आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले लोग आपसे लोन ले गए और आपका लोन ले कर करके उसको पचा गए, आप एनपीए घोषित कर करके किससे डिमांड करना चाहते हैं, किससे मांग करना चाहते हैं, कौन किसकी जिम्मेवारी इस पर जैसे कि फिक्स्ड होगी? आपने दिया है, आप अपने पॉलिसी के आधार पर आपने दिया है। वसूली या तो आप लोगों से हो या उन लोगों से आप वसूली कीजिए। आप तो आर्थिक अपराध के आपने किया ना। एक तरफ जिसका पैसा आपके यहाँ जमा है, आप उसको इतना स्ट्रिक्ट लाइन आपने जो खींच दिया, वो आपसे लोन लेने के लायक नहीं है। और दूसरे तरफ आप, मैं तो यही कहूंगा ना कि आपने लचीला रुख अपनाया उन 580 लोगों के लिए, और एनपीए हो गया आपका पैसा। इस विषय पर अगर समाज में आर्थिक आधार पर जो प्रगति करने की चेष्टा हो, तो यह विषय जो है गंभीरता से सरकारी बैंकों को सोचना चाहिए। और सरकार जब आपको प्राइवेटाइजेशन का जो कि झंडी दिखाता है, तो आप सब यूनियनबाजी पर उतर आते हैं। आपका 3,16,000 करोड़ है सरकारी बैंकों का, और प्राइवेट बैंकों का 1,84,000 करोड़ है। क्यों? प्राइवेट बैंकों का 1,84,000 करोड़ है और आपका 3,16,000 करोड़ है। क्यों ऐसा हुआ? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है कि वो उस प्राइवेट बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है? ये सारी जो है पॉलिसी जो बैंकों की है और नॉन कोऑपरेटिव पॉलिसी है, नॉन कोऑपरेटिव पॉलिसी, जो छोटा मोटा जैसे कि उद्योग धंधा शुरू करना चाहेगा, जो छोटा लेवल का जो लोन आपसे लेना चाहेगा और उसके पास आईटीआर नहीं है, तो आप नहीं दीजिएगा। आप उससे पैसा लेते हैं, पैसा आप उसका जमा करते हैं, उसका अकाउंट आप अपने यहाँ खोलते हैं, काहे के लिए? आपको पैसा चाहिए लुटाने के लिए ऐसे ऐसे 580 लोगों पर। और सरकार कहाँ है भाई? सरकार को मैं तो आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आरबीआई से मैं आग्रह करता हूं, ऐसे बैंकों पर आप नीचे के स्तर पर उतरिए भाई साहब। आप नीचे के स्तर पर उतरिए, आपको आप जमीनी जो परेशानियां हैं, जमीनी परेशानियों पर ध्यान दीजिए। कागज पन्ने पर जो है तो कि रेशियो वो एवरेज मत निकाला कीजिए।
आप जमीन पर देखिए कि जो है चूंकि कहाँ परेशानी हो रही है, और नहीं तो आप 80 करोड़ को जो है तो 5 किलो अनाज बांटते रह जाइएगा। आखिर उसकी उन्नति में कौन कौन से फैक्टर जो है कि बाधक हैं, कौन देखेगा उसको? किसको देखना है? किस आधार पर आप विश्व के तीसरी शक्ति बनने के लिए मैंने चलना चाहते हैं? आपके पास इतना जैसे कि ऊर्जा है और हर जगह ऑब्स्टेकल, हर जगह ऑब्स्टेकल, हर जगह बाधा, कैसे आप कीजिएगा? आपको इस सिस्टम को बदलना होगा। आप बोल दीजिए ना भाई कि हम पैसा उसका नहीं जमा करेंगे जिसके जो आईटीआर नहीं फाइल करता है, रुपये नहीं आवेगा आपके यहाँ, ऑफिस खोल कर करके बैठे रहिएगा। क्या ये हो गया है साहब, मैंने जितना नजदीक से आप देखने का प्रयास कीजिए उतना ही जो है कि आपको जो कड़वी सच्चाई जो है कि समझ में आने आना शुरू हो जाता है। तो लगता है कि भाई ये कैसे विकास होगा, ये कितने वर्षों में विकास हो पाएगा? एक वही पुरानी गति, वही पुराना परंपरा जो है, ये वर्किंग कल्चर समाप्त कैसे होगा? इस वर्किंग कल्चर को समाप्त करना होगा ना। एक तो कनेक्शन जो है कि जोड़ना होगा ना। आपके पास जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार से आप पॉलिसी बनाइएगा ना। पॉलिसी बना दीजिएगा हवा हवाई, कहाँ जाएगा वो आदमी लोन लेने के लिए? कौन देगा उसको लोन? उसका पैसा जमा कर करके आप बांट दिए 580 लोगों के बीच में, आज शो कर दिए कि जो है तो कि 3,16,000 करोड़ रुपया जो सो एनपीए हो गया। नहीं चलेगा ये सब चीज, नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए और एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे कि आम से आम आदमी भी आपसे जुड़ करके कुछ न कुछ स्वरोजगार अपना शुरू करे और उस स्वरोजगार के माध्यम से अपनी भूमिका देश की तरक्की में, आर्थिक तरक्की में अपनी भूमिका भी सुनिश्चित कर सके। ऐसी पॉलिसी बनाइए, तब जाकर के विकास होगा। जो सर्वांगीण विकास आप कहते हैं, सर्वोन्मुखी विकास आप कहते हैं, तभी जो है सो ये होगा। और कहा भी जाता है, जब तक जो है सो योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न पहुंचे, तब तक उस योजना को सफल नहीं माना जा सकता है। और योजना का मतलब सब्सिडी कतई नहीं होता है। योजना का मतलब है हर व्यक्ति अपने कैपेसिटी के आधार पर अपना जो है सो कि प्रयास करे और उस प्रयास से जो है अपनी आर्थिक उन्नति करते हुए समाज के, राज्य की और राष्ट्र का जो है सो कि उन्नति सुनिश्चित कर सके। ऐसा पॉलिसी बनाइए। धन्यवाद।